कारोबार के कुछ और स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं जहां पे आज हम तगड़ा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स की हमने बात की, मेरी नज़र अब पड़ रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। इंटरेस्टिंगली आज यहाँ पे बिल्डअप ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब ये तीसरा सबसे बड़ा तेज़ी वाला बैंक बन चुका है लॉन्ग साइड में। ये मेरा काफ़ी फेवरेट स्टॉक लगातार रहा है, लेकिन अगर आप इसके चार्ट पे नज़र डालें और देखिए नीचे से बेस बना करके ये भी चल रहा है। आज आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मूव दिखाई देगा जैसे अभी अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा था। क्या राय देते हैं? आईडीएफसी की फर्स्ट बैंक की बात करें तो 50 जो 52 का लेवल है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट जोन है, तो आई थिंक इसमें भी बाइंग की पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। आज का जो लो है 54 के आसपास उस पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और आई थिंक 60 से 65 के टारगेट्स नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। 60 से 65 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ये राय आपके लिए इस वक्त सामने आती हुई नजर आ रही है। ओके, तो जबरदस्त तेजी के साथ 1 2 3 चौथा हफ्ता है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। आपसे राय लूंगा पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा पे। देखिए हमने आज 4 स्टॉक चुने थे लॉन्ग साइड के, पीएनबी, बॉब, भारत फोर्ज और आरबीएल। मैंने हाईलाइट किया था शुरुआत में ही कि इनमें सबसे तगड़े लॉन्ग बन रहे हैं। इनमें से भारत फोर्ज आपने ले लिया, आरबीएल का नतीजा है तो उसको वेट कराते हैं। पीएनबी और बॉब देखिए, क्या इनमें आप लॉन्ग करने की राय देंगे, क्योंकि इनमें भी स्विंग बड़ी लंबी बनती है? यस, पीएनबी में आज देखेंगे तो पीएसयू बैंक अच्छा आउटफॉर्म कर रहा है। इसका जो 35 के लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है पीएनबी में, और आज एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक इसमें आगे जाके 45 तक के टारगेट भी देखने मिल सकते हैं। एक 32 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये दरअसल आज ही बहुत जोर से बढ़ भी गया है, तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर डालें इसके साथ साथ ये भी बढ़ा है आज, नो डाउट। यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आएगी, जहां खुला वहीं पे दिन का लो बना और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। अगर डायरेक्टर साहब 14 दिन का चार्ट दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे। 14 दिन तो छोड़िए, आज की जो मजबूत ग्रीन कैंडल है ना, मैं तो देखते देखते बहुत पीछे चला गया, फरवरी तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2.5 महीने में कम से कम ऐसी ग्रीन कैंडल कभी नहीं बनी जो आज बनी है। इस बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से आज ऊपर जा रहा है, और इसका जो 65 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी भी उस लेवल पे आया, इसने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, तो आई थिंक 65 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और आई थिंक 80 से 85 के टारगेट्स नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक पीएसयू बैंक आगे जाके थोड़ा आउटफॉर्म कर सकता है और वही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। बहुत ही तगड़ा देखिए, क्योंकि पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट आपको चहकता हुआ दिख रहा है, तो 7-8 दिन की गिरावट के बाद ये काउंटर आपको 25 रुपीज़ के आसपास ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम कल से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी, सिर्फ और सिर्फ एक कम घंटे से ट्रेड में। रणनीति यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब आप सेट कीजिए फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 25 रुपये 50 पैसे। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है, और मुझे लगता है कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन के लिए जाने वाले बैंक है वहाँ पे हमने आज के दिन में काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्टिविटी देखा है। यूनियन बैंक पकड़ लीजिए, या आईडीबीआई बैंक, या महाराष्ट्र बैंक, तो इन सभी में मोमेंटम है। और करंट लेवल्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो इसको प्रीवियस हाइस थे 27.5-28 के, वहाँ तक जाने की बिल्कुल इसमें गुंजाइश दिख रही है, और पिछले 15-20 दिनों का ये कंसोलिडेशन है। तो करंट लेवल से अगर बाय करना है तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 24.5 रुपये का, 28 रुपये का टारगेट नजर आ रहा है। और साथ ही साथ शैल जी मैं आपको ये बोलूँगा कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पे अच्छा एक ट्रेड बन सकता है, 37 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर आज इसके प्राइस वॉल्यूम को अगर आप देखें तो दोनों में जो इजाफा हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक 42 के करीब बिल्कुल जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बन सकता है। 37 रुपये के करीब बाय कीजिए, 35.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, और 41 से लेकर 42 के टारगेट्स रख सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिन के लिए। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिखी। पीएनबी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन पर मार्क किया था, लगभग 15 मिनट पहले। जोड़ते हैं चंदन तपड़िया के साथ, तब तक आपको हमारे डायरेक्टर साहब एक शानदार कैंडलस्टिक चार्ट बना के दिखाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। यहाँ पर आपने एक गैप देखा था जो था लगभग 16 अप्रैल और 17 अप्रैल के बीच में। ये स्टॉक नीचे खुला, और अब जो आप मूव देख रहे हैं वो आपको ये गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, ब्रेकआउट तो आपके सामने स्क्रीन पर हो ही गया है, क्योंकि जो आपने प्राइस देखा था 4 दिन पहले वो था 25.25 का हाईएस्ट लेवल, वो टूटता हुआ दिख रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में।
वॉल्यूम अब आपको 1 घंटे के ट्रेड में दिख रही है लगभग 72 लाख शेयर। बताइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको कैसा लगता है स्क्रीन पर? जी सर जी, देखिए वीकली चार्ट पे ये एक असेंडिंग ट्रायंगल को कंप्लीशन करने के लिए तैयार हो रहा है। इस काउंटर में आप देखोगे पिछले लगभग 40-50 दिन में 2750 2740 के मेजर हर्डल है। तो सबसे पहले तो ये काउंटर उन लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है और वो इस बार ऐसा लग रहा है निकल जाएंगे और वो निकलते ऊपर में लगभग 30 से 31 रुपए के अपसाइड ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो जरूर यहाँ पे जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है वो पॉजिटिव बायस बता रहा है। 24 रुपए का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 24 के सपोर्ट से यहाँ पे आपको 27-40 और फिर 30-31 तक के अपसाइड बन सकते हैं। तो ये रणनीति आपके सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आती हुई। ध्यान दीजिए कि ये काउंटर आपको करेक्ट करता हुआ दिखा है लगभग 28 रुपये नहीं 27 रुपये 57 पैसे से, और फिलहाल 25 रुपये 30 पैसे के आसपास एक बढ़िया रिवर्स ट्रेड बनता हुआ। हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए एक मिड कैप बैंक जिसके नतीजों का इंतजार है, आरबीएल। देवांशी बताएं आरबीएल से क्या है इस समय बाजार की एक्सपेक्टेशन? सालाना तौर पर अगर आप आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस देखें तो इस बार हम देखेंगे कि जो ब्याज से है वो कमजोर होने का ये अनुमान लगाया जा रहा है। सीक्वेंशियली थोड़ी सी बढ़त आपको जरूर देखने मिल सकती है। सिमिलरली हमने जिस तरह से लोन ग्रोथ देखी है, क्योंकि 5% तक की सीक्वेंशियली हमने लोन ग्रोथ देखी थी, लेकिन अगर आप सालाना दर पर देखें तो करीब 2% तक की लोन ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो वाई जो नंबर्स होंगे वो कमजोर होते हुए दिखेंगे। आपको जो ब्याज से आए करीब 8% तक कमजोर होती हुई दिखेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफा है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इसकी वजह यही है कि जो डिपॉजिट के आंकड़े हैं वो काफी बढ़ते हुए दिखे थे इस बार, और जो अन्य आय है वहां से सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। प्रोविजंस में इस बार कोई भी गिरावट आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है, माना जा रहा है कि प्रोविजंस इस बार सीक्वेंशियली बढ़ते हुए दिख सकते हैं आपको, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको जो मुनाफा है उसमें बनता हुआ दिख सकता है। मार्जिन इस बार 4.2% के आसपास रह सकते हैं, 4.9% से घटकर, और इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इस बार बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि इनकी जो दोनों सेगमेंट्स है माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड कारोबार, इन दोनों पर इस बार दबाव आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो वेव है सेकेंड वेव, वहां पे मांग किस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है, कलेक्शन में कितनी ज्यादा चैलेंजेस बैंक को होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो इस बार 5.2% ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए इस बार करीब 2.8% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यील्ड्स थोड़े से मजबूत है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। एसेट क्वालिटी पर दबाव आने का पूरा अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है। तो ये है आपके लिए आरबीएल बैंक, जिस तरह से बाजार इसका अनुमान लगा रहा है। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं आरबीएल बैंक पर सचिन जी से। सचिन जी, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आरबीएल के लिए? दीपांशु, अगर हम थोड़ा ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली थोड़ा सा नेगेटिव रहा है काउंटर, बट पिछले 3 हफ्तों से एक बैंड यहाँ पर नजर आ रही है 200 से लेके 170 की। एंड अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो सेम बैंड यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा रीड आउट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट पे ट्रेड लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा इस पर्टिकुलर काउंटर में। फिलहाल अपने बैंड के मिड पॉइंट पे ही है, सो अवॉइड करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक बार डिसाइसिव ब्रेकआउट अगर हो जाता है 200 के ऊपर तो रिव्यू करना चाहिए, या फिर ब्रेकडाउन लेवल तो 170 के नीचे ही है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है नो ट्रेडिंग जोन में है, तो अवॉइड करनी चाहिए फ्रेश पोजीशंस।